गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वापस आपके सामने हूँ कंबशन का सेकंड पार्ट को लेके। और आपको याद होगा कि पिछली स्लाइड में या लेक्चर्स में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ द कंबशन प्रोसेस को स्टडी किया था, जो 3 स्टेजेस पे काम करता है। पहली स्टेज होती है डेवलपमेंट ऑफ द फ्लेम। सेकंड स्टेज होती है spread of the flame in a combustion chamber, or we can say that the propagation of the flame. थर्ड स्टेज होती है टर्मिनेशन ऑफ द फ्लेम, मतलब फ्लेम डेवलप करना, उसके बाद उसको जितनी जल्दी हो सके उसको कंबशन चैम्बर में स्प्रेड करना। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि स्प्रेड होने के बाद समय पे ही जो डेवलप फ्लेम है या स्प्रेड फ्लेम है उसको टर्मिनेट करना, उसको बुझाना या ऑफ करना, ताकि हम लोग नॉकिंग टेंडेंसी से बच सके। द कंटिन्यूशन विद दैट कंबशन, आज हम लोग थोड़ा डिटेल में इग्निशन एंड फ्लेम डेवलपमेंट को समझेंगे। द कंबशन इज इनिशिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एट अ स्पार्क प्लग. This occurs anywhere from 10 degree to 30 degree before top dead center. तो जब सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टॉप डेड से बॉटम डेड की तरफ मूवमेंट करता है और इन बिटवीन जब पिस्टन टीडीसी बीडीसी के बीच में रहता है, उसी समय इनलेट वॉल्व ओपन होता है, ताकि सफिशिएंट जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसके कारण हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी में एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर उस वैक्यूम स्पेस को ऑक्युपाई कर सके। और ऑक्युपाई करने के बाद पिस्टन स्लोली नीचे की तरफ मूव करते ही रहता है, और जैसे ही वो नीचे की तरफ आ जाता है उसी समय इनलेट वॉल्व बंद हो जाना चाहिए और सेकेंड स्टेज जो चालू होती है वो कंप्रेशन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे पिस्टन कंप्रेशन स्टेज में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट करना चालू करेगा, और उसी स्टेज में जैसे जैसे एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होगा, स्लाइटली ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर, द टेम्परेचर of the air fuel mixture also increases. As the piston just before reaches to top dead center in between 10 degree to 30 degree, the spark introduced in the spark plug. This high temperature plasma discharge between the electrodes ignite the air fuel mixture, and then the combustion reaction spread outwards from there. आपने देखा होगा स्पार्क प्लग पे एक छोटा सा इलेक्ट्रोड लगा रहता है और इलेक्ट्रोड के बीच में ही स्पार्क डिस्चार्ज होता है, और वही स्पार्क डिस्चार्ज जो एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस्ड होने के बाद हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो होमोजेनियस चार्ज है, परफेक्टली मिक्स है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एयर परफेक्टली मिक्स विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ द फ्यूल दैट इज कॉल्ड द पेट्रोल, और उसी समय वो जाके इलेक्ट्रोड के पास है और वहीं पे स्पार्क इंट्रोड्यूस हुआ है। वैसे ही हुआ है जैसा कि आप अपने घर में गैस चूल्हे को लाइटर से ऑन करते हैं ना। स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे वो स्प्रेड होता है, मतलब लेयर वाइज, एक लेयर जो सबसे पहले जली है वो दूसरी लेयर को कनेक्ट करेगी, फिर तीसरी लेयर को कनेक्ट करेगी, और उस प्रकार से फ्लेम उसमें एक्सपांड होना शुरू होगा। So combustion start very slowly because of the high heat losses to the relatively cold spark plug and gas mixture. ये जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है, हम कोल्ड स्टार्ट इंजन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जब मैं 6 से 8 घंटे के गैप के बाद पहली बार इंजन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और चूंकि कंप्रेशन के समय एयर और फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ता जरूर है, लेकिन जैसा आपने जानते हैं कि फ्यूल वॉलेटाइल होता है, और वॉलेटाइल होने की वजह से उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो उस समय स्पार्क पे मैक्सिमम लोड आता है कि जैसे भी है वो उस फ्यूल एयर मिक्सचर को इग्नाइट करे। तो उस वक्त हीट लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि इंस्टेंटली वो फ्लेम प्रोपेगेशन नहीं होगा। डेवलपमेंट तो फ्लेम स्लो होगा, लेकिन उसके बाद प्रोपेगेशन वाला पार्ट भी इंस्टेंटली नहीं होगा।
flame can generally be detected at about 6 degree of crank rotation. मतलब 10 से 30 डिग्री बिफोर टीडीसी पे फ्लेम इंट्रोड्यूस हुआ, स्पार्क इंट्रोड्यूस हुआ और उसने वहां पे स्पार्क प्लग के प्लाज्मा डिस्चार्ज ने जो एयर फ्यूल मिक्सचर था उसको बर्न करना चालू हुआ। लेकिन कंप्लीट फ्लेम जो डेवलप हो चुका है हेल्दी मोड पे, वो 6 डिग्री, जब तक पिस्टन टीडीसी से 6 डिग्री नीचे रहता है तब तक वो डेवलप हो पाता है। और आपको सरप्राइज होगा कि ये जो फ्लेम डेवलप प्रोसेस है उसको डेवलप करने के लिए या इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्लग करीबन 25,000 टू 40,000 वोल्ट डिस्चार्ज करता है। और उस वक्त जो इंटेंसिटी ऑफ द करंट रहती है वो अराउंड 200 एम्पियर्स रहती है और वो 10 नैनो सेकेंड्स पे रिपीट होती है। 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 9 seconds, मतलब बहुत फास्ट होता है वो प्रोसेस। एंड the total energy delivered during one discharge is generally about 30 to 50 megajoule. So this gives a peak temperature on the order of 59,727 degrees Celsius, and a stoichiometric mixture of hydrocarbon fuel requires about 0.2 megajoule of energy to ignite for self-sustaining combustion. Self-sustaining because once a flame developed or initiated in quantity of air fuel mixture, it not required further spark and it will be instantly spread over the entire combustion chamber. This varies to as much as 3 megajoule for non-stoichiometric mixture. Means chemical correct mixture है तो it will take 2 and non-chemical correct mixture है 3 megajoule. The discharge of a spark plug delivers 30 to 50 megajoule of energy, most of which however is lost by the heat transfer. ज़्यादातर एनर्जी फ्यूल को बर्न करने में ना इस्तेमाल होके आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिससे हमें हीट लॉस का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण हमारा जल्दी से जो इंजन ब्लॉक है, हेड है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। और उसका नुकसान भी होता है कि जो फ्यूल कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाता है वो फ्यूल एवोपरेट होके उड़ना शुरू हो जाता है। The gap between electrodes on a spark plug is about 0.7 to 1.7 mm. This will be depend on the size of the engine, quantity of the air fuel mixture. The smaller gaps are suitable if there is a rich air fuel mixture or if the pressure is high. Means turbulence at what level of pressure with the effect of the turbulence swirl entered in the combustion chamber depends on the how much gap of the electrode can be maintained to ignite the air fuel mixture. If air fuel mixture entered in a combustion chamber with high pressure, so definitely temperature will be more, and that time a small gap of the spark plug are comfortable to ignite the air fuel mixture. Similarly, the temperature of a spark plug electrodes between firing should be about 650 degrees Celsius to 700 degrees Celsius. A temperature above 950 degrees Celsius risks the possibility of causing surface ignition, and a temperature below 350 degrees Celsius tends to promote surface fouling over extended time. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है। इनिशियली हम लोग मेहनत कर रहे हैं एयर फ्यूल मिक्सचर को जितनी जल्दी हो सके हम जलाएं विदाउट एनी हीट लॉस। लेकिन जैसे आप खाना भी बनाते हैं, प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, एक बर्तन में खाना बनाएं और प्रेशर कुकर में बनाएं तो ऑब्वियसली प्रेशर कुकर में जल्दी आपका खाना बनेगा, क्योंकि उस केस में हीट लॉस कम होता है। अब बर्तन वाले केस में जहां प्रेशर कुकर एक क्लोज चैम्बर के अंदर खाना नहीं बना रहे हैं, उस समय पूरे वातावरण में हीट लॉस ज्यादा होता है। ऑल्दो सेम सिचुएशन और कंडीशंस एप्लीकेबल फॉर द आईसी इंजन। हालांकि कंबस्शन चैम्बर एक छोटा सा एरिया होता है, क्लोज होता है, लेकिन
जो मेटल पार्ट से जिससे वो बना रहता है वो हीट को अब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब सराउंडिंग में जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उस इंजन के ब्लॉक से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है, जैसे आपका एग्जांपल आपका इनटेक मैनिफोल्ड जुड़ा है, इनटेक मैनिफोल्ड से कार्बोरेटर जुड़ा हुआ है, या मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है जिसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो उससे कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं हीट लॉस जो होके सराउंडिंग के एरिया को वार्म अप करता है, और वार्म अप करने के कारण जो फ्यूल पार्टिकल्स है वो ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक जब आपका स्पार्क डिस्चार्ज होता है और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर को रीच होता है, लेकिन वो जो फ्यूल पार्टिकल है जो पहले से एयर से मिक्स हो चुका है वो सराउंडिंग टेम्परेचर को लेके धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है, जबकि स्पार्क अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। तो जब तक पिस्टन एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक आता है और इधर पे फ्लेम इनिशिएशन होना शुरू होती है, ऑलमोस्ट फ्लेम स्प्रेड हो चुकी होती है, जिसके कारण परेशानी ये होती है कि वो पिस्टन को ऊपर जाने से रोकती है। जब वो पिस्टन को ऊपर जाने से रोकेगी तो ऑब्वियसली चूंकि पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है, तो एनी हाउ उसने साइकिल कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाना ही जाना है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में, सिनेरियो में, जो ऊपर पार्शियली डेवलप एग्जॉस्ट गैस है वो पिस्टन को नीचे दबाने की कोशिश करता है, और उस वक्त पिस्टन अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। So for older engine with worn piston rings that burn an excess of oil, hotter plugs are recommended to avoid fouling. आसपास का जो ऑयल है, इंजन ऑयल है, वॉर्न पिस्टन रिंग के कारण भी वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, और छोटे छोटे हॉट स्पॉट पॉइंट बन के एक कंबशन चैम्बर के सराउंडिंग सरफेस में चिपके रहते हैं, जो जरा सी भी गर्मी पाके जलना शुरू होते हैं, और वो गर्मी ट्रांसफर करते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर को। जबकि हम चाह रहे थे कि एयर फ्यूल मिक्सचर पूरी तरह से जले और तेजी से स्प्रेड हो, जब जब पिस्टन ऑलमोस्ट कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म करके टॉप डेड सेंटर पे पहुंचे और पावर स्ट्रोक के लिए टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट ले सके। So, when a spark plug fires, the plasma discharge ignites the air-fuel mixture rear, near the electrodes. This creates a spherical flame front that propagates outward into combustion. At beginning, the flame front moves very slowly because of its small original size. It does not generate enough energy to quickly heat the surrounding gases and thus propagates very slowly. Only after the first 5 to 10% of the air fuel mass is burned does the flame velocity reach higher values with the corresponding fast reach in pressure. The flame propagation reason. It is desirable to have a rich air-fuel mixture around the electrodes of the spark plug at ignition. A rich mixture ignites more readily, has a faster flame speed, and gives a better start to the overall combustion process. Spark plugs are generally located near the intake valves to assure a rich mixture, especially when starting a cold engine. At first 5 to 10% of the air fuel mass has been burned, the combustion process is well established and the flame front moves very quickly through the combustion chamber. Due to induced turbulence, thrill and squeeze flame propagation, speed is about 10 times faster. इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक, मैंने घी की बत्ती को जलाना है, और जब मैं उसे जलाता हूँ तो इट विल टेक टाइम to ignite और completely develop the flame. अब उसके बाद पहली कंडीशन हम यदि स्टडी करें, जैसे ही मैंने मैच स्टिक को बर्न किया, उसको इग्नाइट किया, तो कुछ सेकंड लिया, फिर धीरे धीरे वो फ्लेम एक स्फेरिकल शेप में स्प्रेड होती है और फिर एक ओवल शेप आके वो जल जाती है। सिमिलरली
एक दूसरा केस मैं लेता हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा एक सरफेस पे पेट्रोल को फैला दिया है और एक दूर से उसको फ्लेम लगाता हूँ मैं। तो जब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में पेट्रोल रहता है, एवोपरेशन होना स्टार्ट होता है, वैसे ही वो फ्लेम प्रोपेगेशन बहुत 3 गुना तेजी से चारों तरफ फैलती है। तो ऐसे ही जब कोल्ड स्टार्ट इंजन होता है और स्पार्क प्लग ठंडा रहता है, सफिशिएंट टेम्परेचर डेवलप नहीं हो पाता है, तो फ्लेम कंबशन चैम्बर के अंदर स्पार्क प्लग से बाहर की तरफ धीमे धीमे स्प्रेड होती है। जैसे जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इंजन आ जाता है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। So as the gas mixture burn, the temperature and the pressure rises to high value. Burned gases behind the flame front are hotter than the unburned gases before the front, with all gases at about the same pressure. This decreases the density of the burned gases and expands them to occupy a greater percent of the total combustion chamber volume. जितना ज्यादा कंबशन चैम्बर वॉल्यूम इंस्टेंटली कैप्चर करेगा, उतना ज्यादा पिस्टन की सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगा और उतना ही ज्यादा पावर स्ट्रोक आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। व्हेन ओनली 30% of the gas mass is burned, the burned gases already occupy almost 60% of the total volume, compressing 70% of the mixture that is not yet burned into 40% of the total volume. Compression of the unburned gases raise their temperature by compressive heating. In addition, radiation heating emitted from the flame reaction zone, which is at a temperature on order of a 2700 degrees Celsius, further heats the gases in the combustion chamber, unburned and burned. A temperature rise from radiation then further rise the pressure. Heat transfer by conduction and convection are less compared with the radiation due to the very short real time involved in each cycle. As the flame moves through the combustion chamber, it travels through an environment that is progressively increasing in temperature and pressure. So, when the stoichiometric air fuel mixture burn, the air so ideally the air fuel mixture should be about two-thirds burned at TDC and almost completely burned at about 15 degree after the top dead center. These cause maximum temperature and maximum pressure of the cycle to occur somewhere between 5 degree and 10 degree after TDC. During combustion, a maximum pressure rise of about 240 kilopascal per degree of engine rotation is desirable for a smooth transfer of force to the face of the piston. A lesser pressure rise rate gives lower thermal efficiency and danger of knock. That means a slower rise in the pressure, slower the combustion and increase the probability of knock. The combustion process is thus a compromise between the highest thermal efficiency possible and a smooth engine cycle with some loss of efficiency. Lean mixtures have slower flame speed and slightly rich mixtures have the fastest flame speed. At an equivalence ratio close to 1.2, exhaust residuals and recycled exhaust gas slow the flame speed. Flame speed increases with engine speed due to the higher turbulence, swirl and squeeze effect. So students, with the correct amount of stoichiometric air fuel ratio, as per theory and similar to practical, it is noticeable and recorded that 1 gram fuel completely burn in presence of 14 gram of air. So to ignite the 14 plus 1 means 15 gram air fuel mixture approximately, we need to produce around
powerful plasma discharge which produce 2500 degrees Celsius temperature, and that 2500 degrees Celsius sufficient to develop a flame, and during the completely development of the flame and spread over the combustion chamber, this generate the pressure on the top of the piston is around is around 1700 Newton kilopascal on the top of the surface. So the entire process, it depends on the cyclic process of the engine. If engine run very faster, then sufficient quantity of air fuel mixture may be entered inside of the combustion chamber is not proper, or opening and closing of the valve very fast, maybe again it will affect the starting of the engine. So the angle through which the crankshaft turns during the combustion is about 25 degree, non-burn angle. If combustion is to be completed at 15 degree after TDC, then ignition should occur at about 20 degree bottom dead center. If ignition is too early, the cylinder pressure will increase to undesirable level before top dead center, and work will be wasted in the compression stroke. If ignition is late, peak pressure will not occur early enough, and work will be lost at the start of the power stroke due to lower pressure. Actual ignition timing is in between 10 degree to 30 degree before TDC, depending on the type of fuel, engine and combustion chamber geometry and engine speed. But once a engine get an optimum temperature, so actual ignition timing is varying. Means initially when the cold start, the fuel start burning early, spark discharge is early, but as the temperature of the engine reach up to optimum level, to avoid the knocking, we will delay the burning or spark ignition after the when the piston reach up to the end of the compression stroke, reach to the top dead center and start moving from the power stroke, then we ignite the spark. So for any given engine, combustion occurs faster at high engine speed, and real time for the combustion process is therefore less, but real time for the engine cycle is also less, and the burn angle is slightly changed. This slight change is corrected by advancing the spark as the engine speed is increased. At part throttle, ignition timing is advanced to compensate for the resulting slower flame speed. Modern engines automatically adjust ignition timing with electronic controls. This not only use engine speed to set timing, but also sense and make fine adjustment for knock and incorrect exhaust emission. Earlier engines used a mechanical timing adjustment system that consisted of a spring-loaded ignition distributor that changed with the engine speed due to centrifugal forces. Ignition timing on many small engines is set an average position with no adjustment possible. Now, as the importance of the starting of the flame and development of the flame and propagation of the flame, same flame termination is also very important to avoid the knock and control the exhaust gas pollution. So at about 15 degree to 20 degree after top dead center, almost 90 to 95% of the air fuel masses has been burned completely, and the flame front has reached the extreme corners of the combustion chamber, means each part of the combustion chamber the flame occupy. The last 5% or 10% of the mass has been compressed into a few percent of the combustion chamber volume by expanding burned gases behind the flame front. Although at this point the piston has already moved away from top dead center,
and the combustion chamber volume has only increased on the order of 10-20% from the very small clearance volume. This means that the last mass of air and fuel will react in a very small volume in the corners of the combustion chamber. Due to the closeness of the combustion chamber wall, at least, and gas that reacts at a very reduced rate near the walls, turbulence and mass motion of the gas mixture have been dampened. The large mass of the metal walls also act as a heat sink and conducts away much of energy being released in the reaction flame. Both of these mechanisms reduce the rate of reaction and flame speed. Thus, combustion ends slowly. At this flame termination period, due to the slow reaction rate, piston speed is also slowed down because the rise in cylinder pressure slowly towards zero during the flame termination and forces transmitted to the piston also down slowly. This provides smooth engine operations. During the flame termination period, self-ignition will sometimes occur in the front of the flame front and engine knock will occur. The temperature of the unburned gases in front of the flame front continue to rise during the combustion process, reaching a maximum in the last end gas. The knock is usually not objectionable or even noticeable, but if it is noticeable, then it's harmful for the engine life. This is because there is so little unburned air fuel left at this time that self-ignition or because of surface ignition can only cause very slight pressure pulses. And just because of that very slight pulses, if the pressure is down and very mild pulsations are created, it is not harmful for the engine, but it will be extraordinary or more powerful, so definitely it will damage the piston and maybe engine seized just because of high temperature. So the engine delivers maximum power when it operates with very slight self-ignition and knock at the end of the combustion process. This occurs when maximum pressure and temperature exits in the combustion chamber and knock gives a small pressure boost at the end of combustion. You can see in the figure that the graph draw with respect to flame speed and air fuel ratio, and the stoichiometric ratio where the correct amount of air fuel mixture available, that is 14.7 gram air is required to completely burn of the 1 gram of fuel. So if we can look towards the rich side, the development of the flame, after development of the flame speed rapidly increase, and as the air fuel mixture means you can अंडरस्टैंड दैट वे, गाड़ी आपने जैसे स्टार्ट किया तो यदि एक नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इंजन पहले से आ चुका था जिसको हम कोल्ड स्टार्ट नहीं बोलेंगे, उस समय जो डेवलपमेंट ऑफ द फ्लेम है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि आइडल स्पीड पे हम रिच मिक्सचर भी एक्सपेक्ट करते हैं, और जैसे जैसे स्टार्ट होने के बाद आइडल स्पीड के बाद मैं गाड़ी को मूव करता हूँ और एक कंफर्टेबल स्पीड रेंज को अचीव कर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड द 60 to 80 किलोमीटर पर आवर इन अ कांस्टेंट स्पीड, तो उस समय स्टोकोमेट्रिक और करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर कंबशन चैम्बर में आता है और जिसको बर्न करते समय स्पार्क प्लग की जो कंडीशंस हैं वो सब मॉडरेट रहती हैं, और उस केस में हम देखिए कि हम जैसे जैसे स्टोकोमेट्रिक एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न करते हैं, फ्लेम स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाती है जैसे जैसा मिक्सचर लीन होता जाता है. सिमिलरली दूसरा एक ग्राफ हम देखते हैं जिसमें जो ग्राफ बनाया गया है फ्लेम स्पीड मीटर पर सेकेंड और इंजन आरपीएम के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे जैसे जैसे
इंजन आरपीएम कम है, फ्लेम स्पीड भी कम है, और जैसे जैसे इंजन स्पीड बढ़ रही है फ्लेम स्पीड बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे इंजन स्पीड बढ़ेगी साइक्लिक प्रोसेस फास्ट होगा, ज़्यादा मात्रा में एक्सीलेटर को खोलने से ज़्यादा मात्रा में एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा, ज़्यादा मात्रा में अंदर आएगा तो एडवांस इग्निशन सिस्टम काम करेगा, वो जल्दी जल्दी वहाँ पे स्पार्क प्लग पे इलेक्ट्रोड को स्पार्क को डिस्चार्ज करेगा ताकि वो ज़्यादा मात्रा में एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट कर सके। तो उसी रेशो में हम देखेंगे कि एज द engine speed increase the flame speed also increase। एक तीसरे ग्राफ में हम देखते हैं बर्न एंगल को। इंजन स्पीड के रेशो में या इंजन स्पीड बढ़ने के साथ बर्न एंगल में क्या फर्क आता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बर्न एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ इग्निशन एंड फ्लेम डेवलपमेंट पीरियड 5% वो भी बढ़ रहा है, और ड्यू टू द रियल टाइम ऑफ द स्पार्क इग्निशन प्रोसेस during flame propagation 5% burn to 95% burn, both combustion speed and engine speed increases, resulting in a fairly constant burn angle of about 25 degree for the main part of the combustion। मतलब वो एक लेवल पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तभी आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जब टॉप गियर में अपने मोटरसाइकिल या कार को चलाते हैं तो आप सडन जब एक्सीलेटर देते हैं उस टॉप स्पीड में, सपोज आपने ओवरटेक करना है तो आप ऑलरेडी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं तुरंत एक्सीलेटर दबा के 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आ जाऊं, बट वो तुरंत नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। सो सडन यदि आपने बूस्ट करना है तो वापस आप जो टॉप गियर में चल रहे हैं उससे एक गियर पीछे आइए, फिर बूस्ट दीजिए, फिर आइए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बर्न एंगल। सो continue with that, now we can understand how the changes in the crank angle affect the pressure and temperature variation inside of the combustion chamber. So, as the variation of pressure and temperature with respect to the crank angle, the flame reaches the cylinder wall fastest most and from the spark plug about 15 degree after top dead center. At this point, the maximum pressure Pmax is reached, but the combustion is not completed. प्रेशर पहुंच गया है लेकिन अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर अवेलेबल है वो पूरी तरीके से नहीं जल पाया है। सो इट कंटिन्यू ड्यू टू सरफेस इग्निशन, मतलब आसपास का जो थोड़ा सा गर्म हो गया। सरफेस इग्निशन को समझने के लिए आप सिंपल सा जो रोटी बनाने वाला तवा है उसका एग्जांपल ले लीजिए। जब तवा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाता है और उसको चेक करने के लिए हम लोग कुछ पानी की बूंदें छींटते हैं, तो पानी की बूंद जब उस पर टच करती है तो किस ढंग से जब वो जलती है या एवोपरेट होती है, भाप बन के उड़ती है, और जो आवाज वो प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस इग्निशन। Similarly, high temperature of the combustion chamber, the fuel particle which is not ignite with the help of the spark plug or flame propagation or flame development, वो क्योंकि वो improper mixing है एयर और फ्यूल का, तो वो जब और ज़्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो वो बर्न होना शुरू करता है। लेकिन जब वो बर्न होना शुरू करता है, जब तक ऑलमोस्ट पिस्टन पावर स्ट्रोक की तरफ मूव कर चुका है, तो उस केस में वो लेट हो जाता है बर्न करना, और सडन थ्रस्ट और एक्यूट प्रेशर पिस्टन पे नहीं क्रिएट कर पाता। So it continued due to surface ignition. So the maximum temperature Tmax is obtained about 10 degree after the maximum pressure reach. So both pressure and temperature decreases and cylinder volume increases till the expansion stroke starts. Now check the effect of fuel air ratio on indicator diagram. That both PV diagram and P theta diagram shows the effect of mixture strength on the indicator diagram. The fuel air ratio of the charge influences the rate of combustion and the amount of heat involved. The maximum flame speed occurs when the mixture strength for hydrocarbon fuel is about 10% rich. When the mixture is made linear
or is further enriched, the flame speed decrease. Lean mixture release less thermal energy, resulting in lower flame temperature and hence lower flame speed. Very rich mixture suffer incomplete combustion, hence release less thermal energy, resulting in a low flame speed. Indicator diagram for which stoichiometric and weak mixture correspond to equivalence ratio, that is 1:1, 1.0 and 0.09 respectively. So factors affecting the ignition lag is the first phase of the combustion process is called the ignition lag. As we know, this is the period between spark initiation and flame development. It is chemical process. The ignition lag terms of crank angle 10 to 20 degree and of the order of millisecond. As the ignition lag decreases, the rate of pressure rise and the maximum pressure achieved increases. The factors affecting the period of ignition lag is nature of fuel and air fuel ratio. If fuel is not highly evaporated, not good hydrocarbon fuels, again it will take lot of time to produce the flame. Initial temperature and pressure, if winter season cold, humidity is more in the air, then again it will affect the ignition lag. Compression ratio, small engine means low compression ratio. It will take time to reach optimum temperature and pressure so that the flame propagation completely and in a good manner spread out. Spark timing, at what level we introduce the spark. During the suction stroke, or say that end of the suction stroke, if we can produce the early spark timing and when the piston reaches up to top dead center, so maybe the developed pressure and temperature is weak and it will be not produce the good amount of the thrust on the top of the piston. Turbulence and engine speed. Turbulence means at what level, at what pressure, what injection pressure the air fuel mixture entered in the combustion chamber so that it will be create the complete homogeneous charge. So as the engine speed increase, the turbulence is more. As the engine speed reduce, the turbulence is the less.